नमस्कार मित्रों, अथर्व एजुकेटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। कैसे हैं मित्रों आप लोग? उम्मीद है सकुशल होंगे और आपकी तैयारी भी जोरों शोरों से चल रही होगी। दोस्तों, निकट भविष्य में कई एग्ज़ाम होने हैं। जैसे मेरे कुछ मित्र जो बिहार पुलिस के मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए बिहार कांस्टेबल का, इसी प्रकार यूपी पुलिस का भी इस बार फॉर्म आना है, उसकी परीक्षा भी होगी। जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस आ चुका है, तो निकट भविष्य में उसकी परीक्षा भी होनी है। और खबरें आ रही हैं कि पैट 2023 भी शीघ्र ही आयोजित होने वाला है। इसके अलावा एसएससी या भारत के सभी वनडे एग्जाम के लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ज्योग्राफी का, भारत का सामान्य परिचय, जिससे अक्सर 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे दोस्तों। 3 वीडियो आएंगे इस टॉपिक के, 2 थ्योरी के होंगे और एक होगा एमसीक्यू का, जिसमें मैं 50 से 51 प्रश्नों को कराऊंगा। और उससे पहले 2 वीडियो जो थ्योरी के होंगे, उसमें मैं सारी थ्योरी आपको कराऊंगा, अच्छे से कराऊंगा दोस्तों, कोचिंग के नोट्स की तरह कराऊंगा। आप इनको तीनों पार्ट्स को अच्छे से देखिए और एक एक फैक्ट को अपनी कॉपी में नोट कीजिए दोस्तों। ये किसी ऐसा नहीं है कि कोई किताब आपके आगे उठा दी गई है। ये कोचिंग जब में जैसे लिखाया जाता है ना, ऑफलाइन कोचिंग में जिस तरीके से नोट्स प्रिपेयर किए कराए जाते हैं, उसी तरीके से कई कोचिंग्स के नोट्स को पढ़ने के बाद, कई किताबों को पढ़ने के बाद एक संक्षेपण मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। निश्चित ही आपको ये पसंद भी आएगा और आपके लिए लाभदायक भी सिद्ध होगा दोस्तों। जूनियर असिस्टेंट में 20 नंबर की जीके आनी है। इसके अलावा बिहार पुलिस का तो पूरा पेपर ही जीके पर आधारित है, जो जिसकी जीके अच्छी होगी उस पेपर को निकाल ले जाएगा। तो सभी के लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए सीधे टॉपिक को प्रारंभ करता हूं। और उससे पहले यदि चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। दोस्तों को भी इसे शेयर कीजिए और बेल आइकॉन का बटन भी जरूर दबाइएगा। चलिए, टॉपिक का हमारा नाम है भारत का सामान्य परिचय। आप हेडिंग लगा लीजिए, यहाँ स्लाइड में मैंने हेडिंग नहीं लिखी हुई है, भारत का सामान्य परिचय। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो हम भारत के नाम पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसके कई नाम प्रचलित हैं। जैसे हम इसे भारत भी कहते हैं, हम इसे इंडिया भी कहते हैं, इसके अलावा हम इसे हिंदुस्तान भी कहते हैं। प्राचीन काल में इसे हम आर्यवर्त के नाम से भी जानते थे। ये 3 नाम तो अभी मॉडर्न टाइम में ही है, हिंदुस्तान, इंडिया, भारत। तो ये नाम पड़े कैसे? तो भारत जो दोस्तों, ये जो नाम है भारत, ये किसके नाम पर पड़ा? तो हम सभी जानते हैं, प्राचीन काल में एक राजा थे भरत, जो किसके पुत्र थे? दुष्यंत और शकुंतला के। इन दुष्यंत और शकुंतला के ऊपर बहुत बढ़िया ग्रंथ लिखा है कालिदास जी ने, अभिज्ञान शकुंतलम। तो हिस्ट्री का भी एक क्वेश्चन है। तो इन्हीं राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे भरत, जो बहुत प्रतापी हुए, और इन्हीं के नाम पर भारत, जो नाम है भारत का, वो भारत पड़ा। देखिए, इसके अलावा भारत नाम से जुड़ी हुई 2 और फैक्ट्स आते हैं, लेकिन सबसे प्रामाणिक फैक्ट यही है, इसलिए मैंने आपको सिर्फ यही नोट कराया। बाकी आप करना चाहें तो ध्यान रखिएगा, एक भरत जनजाति भी पाई जाती थी भारत में। अगर आपने हिस्ट्री में दशराजन युद्ध पढ़ा है तो आपने इस भरत जनजाति का नाम भी पढ़ा होगा। तो भरत जनजाति के नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा, एक तो ये आता है। एक ऋषभदेव, जैन धर्म के जो संस्थापक हैं, पहले जैन तीर्थंकर है ऋषभदेव, उनके पुत्र जिन्हें हम बाहुबली के नाम से जानते हैं, उनका वास्तविक नाम भी भरत था। तो कुछ फैक्ट्स विद्वान कहते हैं कि बाहुबली भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। पर जो सबसे प्रामाणिक फैक्ट है वो यही है कि शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर इसका नाम जो है भारत पड़ा है। बाकी बात करें इंडिया, नाम किसने दिया? तो ये यूनानियों के द्वारा ये नाम जो है दिया गया। तो इंडिया किसने नाम दिया है? तो इंडिया नाम दिया गया यूनानियों के द्वारा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। हिंदुस्तान नाम किसने दिया? तो होता क्या कि हमें लगता है कि अरबों ने दिया होगा या तुर्कों ने दिया होगा, नहीं। हिंदुस्तान नाम किसने दिया है? हिंदुस्तान नाम दिया है ईरानियों ने। देखिए, जो ईरानी हुआ करते थे वो स को ह बोलते थे। तो सिंधु से हिंदू और फिर सिंधुस्तान से हिंदुस्तान, मतलब सिंधु के आसपास की जमीन, तो सिंधु को वो हिंदू बोलते थे। तो ऐसे करके इस जगह का नाम हिंदुस्तान पड़ गया। तो ध्यान रखिएगा, इंडिया नाम किसने दिया है? यूनानियों ने दिया है। हिंदुस्तान नाम किसने दिया है? ईरानियों ने दिया है। बात करते हैं कि भारतीय संविधान में क्या नाम मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान में हिंदुस्तान नाम नहीं मिलता।
बाकी भारत भी मिलता है, इंडिया भी मिलता है, क्योंकि अगर आप प्रियम्बल उठाएंगे तो प्रियम्बल स्टार्ट ही है भारत, दैट इज इंडिया। तो दो नाम मिलते हैं, भारत और इंडिया। इसके अलावा और कोई नाम संविधान में भारत के लिए प्रयोग नहीं किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। बात करें प्राचीन ग्रंथों की तो भारत के लिए आपको और भी कई नाम मिल जाते हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप कीजिएगा। भारतवर्ष, अजनाब वर्ष, हिम वर्ष, नाभि वर्ष, जम्बू वर्ष या आर्यवर्त इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें ध्यान रखिएगा ये जो आर्यवर्त है, क्योंकि हम हिस्ट्री में वैदिक सभ्यता पढ़ते हैं, आर्य युगीन सभ्यता पढ़ते हैं, और इन्हीं आर्यों के नाम पर इस देश को आर्यावर्त कहा गया, यानी आर्यों की भूमि। इसके अलावा प्राचीन जो भारत भूमि है वो जम्बू द्वीप का हिस्सा था, तो एक नाम आप याद रखेंगे, जम्बू वर्ष। तो प्राचीन समय में इसे जम्बू वर्ष भी कहते थे, आर्यवर्त भी कहते थे। बाकी जो है भारतवर्ष, अजनाब वर्ष, हिमवर्ष, नाभि वर्ष जैसे नाम भी मिलते हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा, सिर्फ मैंने फैक्ट के लिए यहाँ पर डाल दिया है। चलिए बात करते हैं स्थिति। देखिए यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स लिखे गए हैं ना, वे सभी अपने आप में प्रश्न हैं, किसी भी प्रकार की कोई बकवास यहाँ की नहीं गई है, तो किसी भी फैक्ट को, किसी भी पॉइंट को आप छोड़ नहीं सकते। जैसे प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, भारत किस गोलार्ध में है, तो ध्यान रखिएगा भारत पूरी तरह उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, यानी ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी को इक्वेटर जो है 0 डिग्री में जो हमारी भूमध्य रेखा है वो दो भूभागों में बांटती है। तो ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध और ये हो गया आपका उत्तरी गोलार्ध। इसी तरीके से 0 डिग्री देशांतर इसे दो और भागों में बांट देता है, ये कहलाता है आपका पश्चिमी गोलार्ध और ये कहलाता है आपका पूर्वी गोलार्ध। तो भारत जो है पूरी तरीके से उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो भारत कहाँ स्थित है, तो भारत स्थित है आपका उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है। अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति से भी जुड़ करके प्रश्न आते हैं। बात करें अक्षांशीय स्थिति की, तो भारत की जो अक्षांशीय स्थिति है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ होती है और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य भारत फैला हुआ है। यानी अगर हम बात करें कि ये हमारा भारत है, तो भारत की जो मुख्य भूमि है, ये जो कन्याकुमारी है, ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ होती है। और ये जो उत्तरतम बिंदु है, जिसे हम इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं, इसका अक्षांशीय देखी जाए स्थिति तो क्या हो जाएगी, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो ये जो भारत है ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है, ठीक है। यही फैक्ट यहाँ पर लिखा गया है। बात करें देशांतरीय स्थिति की, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। यानी यहाँ पर ये गुजरात में ये जो पश्चिमतम बिंदु है हमारा गौर माता, इसका अगर हम देशांतर देखें क्या है, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर है। यानी भारत का जो पश्चिमतम बिंदु है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है, जबकि जो भारत का सबसे पूर्वोत्तम बिंदु है, जिसे हम किबथू के नाम से जानते हैं, उसका अगर हम देशांतरीय स्थिति देखें तो क्या निकल करके आएगी, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ध्यान रखिएगा, ये आपको पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे। भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य में स्थित है। और वहीं यदि हम देशांतरीय स्थिति की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ये रटना ही पड़ेगा दोस्तों, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आप छोड़ नहीं सकते। बात करें भारत का अक्षांशीय विस्तार कितने
अक्षांशों में है तो देखिए 37 डिग्री 6 मिनट में से आप 8 डिग्री 4 मिनट घटा देंगे तो 29 डिग्री 2 मिनट आपके सामने निकल करके आएगा। यानी भारत का अक्षांशीय विस्तार कितने अक्षांशों में है तो 29 डिग्री 2 मिनट में। देशांतरीय विस्तार की बात करें तो वही 97 डिग्री 25 मिनट में से यदि आप ये 68 डिग्री 7 मिनट घटा देंगे तो जो आंकड़ा आपके आगे निकल के आएगा वो आएगा 29 डिग्री 18 मिनट। यानी भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार लगभग बराबर है, कितना 29 डिग्री। देखिए 2 मिनट 18 मिनट इसको हम इग्नोर कर दें तो 29 डिग्री। कहीं कहीं आपको 30 डिग्री मिल सकता है, यदि ऑप्शन में 29 डिग्री ना हो तो आप 30 डिग्री के साथ चले जाइएगा और एग्जैक्टली आंसर क्या हो जाएगा 29 डिग्री। तो ये तो थी दोस्तों अक्षांशों की और देशांतरों की बात। इसके बाद यदि हम बात करें कि भारत का क्षेत्रफल कितना है तो भारत का क्षेत्रफल है दोस्तों 32,87,263। कितना 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों ये आपको रटा होना चाहिए, नींद में भी आपसे पूछ ले तो आपको रटा होना चाहिए। तो कैसे लिखेंगे तो देखिए मैंने इसे जो याद किया था वो ऐसे किया था 2 3 2 3 6 7 8। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए 2 3 2 3। एक तरफ एक बार इस तरफ लिखना है और एक बार इस तरफ लिखना है। 2 3 2 3, उसके बाद 6 7 8। आपको ये याद हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है वो क्षेत्रफल है भारत का। और भारत का ये जो क्षेत्रफल है ना 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है यदि आपसे पूछ ले तो 2.4%। देखिए जनसंख्या भारत में जो निवास करती है ना वो विश्व की, वो कितनी करती है 17.5%। यानी 2.4% क्षेत्रफल पर विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है भारत में। क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो विश्व के क्षेत्रफल का मात्र 2.4% है। और इस 2.4% पर विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। यानी भारत में विश्व की 17.5% जनसंख्या पाई जाती है। जनसंख्या के मामले में भारत विश्व में दूसरा स्थान रखता है। पहला कौन सा हो गया, पहला हो गया चीन का, दूसरा हो गया भारत का। वहीं यदि बात करें क्षेत्रफल की तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां सबसे बड़ा देश है। यानी क्षेत्रफल के मामले में केवल 6 ही देश ऐसे हैं जिनका क्षेत्रफल भारत से ज्यादा है, अदरवाइज सभी का क्षेत्रफल भारत से कम है। वो 6 देश कौन से हैं दोस्तों, तो वो 6 देश हैं रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। कौन सा, रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आप याद रखेंगे ये। 7वां कौन सा हो जाएगा, 7वां हो जाएगा भारत। यानी विश्व में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किस देश का है, तो सबसे ज्यादा रूस का है, दूसरे नंबर पे आता है कनाडा और तीसरे नंबर पे आता है अमेरिका, चौथे पर चीन, पांचवें पर ब्राजील और छठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। और 7वां सबसे बड़ा देश है विश्व का हमारा भारत देश। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर दूसरा स्थान है, पहले स्थान पे कौन है, तो पहले स्थान पर है चीन। ये सब हम चर्चा कर चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये कुछ बिंदु दिए गए हैं दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है, दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, पश्चिमतम कौन सा है, पूर्वोत्तम कौन सा है। तो ये आप ध्यान रखेंगे यदि आपसे इस तरीके का प्रश्न पूछ लिया जाए तो अगर सपोज कीजिए ये भारत है पूरा का पूरा, तो भारत का जो सबसे पूर्वोत्तम बिंदु है वो है दोस्तों किबुथु, किबुथु या किबुथु। ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। वहीं भारत का जो सबसे उत्तरतम बिंदु है वो है इंदिरा कौल, इंदिरा पॉइंट मत कीजिएगा, इंदिरा कौल। और ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है जम्मू कश्मीर में। वहीं भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु अगर आपसे पूछ लिया जाए तो गौर माता
या गौहर माता, ये आपको दोनों नाम मिलेंगे। और ये गौर माता बिंदु जो है ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में। वहीं मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु, देखिए मुख्य भूमि का पूछा जाए तो मुख्य भूमि का हो जाएगा कैप कैमोरिन, कैप कैमोरिन। और इसी कैप कैमोरिन को हम कन्याकुमारी के नाम से भी जानते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये कब, जब आपसे मुख्य भूमि का पूछे तो। लेकिन यदि भारत का पूछ ले, सीधे सीधे भारत का पूछे कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा होता है, तो ऐसी स्थिति में आप उत्तर देंगे इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। तो भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु इंदिरा कौल है, सबसे पूर्वोत्तर बिंदु किबिथु है, सबसे पश्चिमी बिंदु गौर माता या गौर माता है। और जब बात करें दक्षिणी बिंदु की, तो मुख्य भूमि पर तो हमारा कैप कैमोरिन या कन्याकुमारी हो जाएगा। और वैसे भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। इसे ही लाहिचिंग पॉइंट, पारसांग पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, पिग्मेलियन पॉइंट भी इसे कहते हैं। तो इन सब नामों को आप ध्यान रखिएगा। चलिए एक बार हम अपनी स्लाइड देख लेते हैं, ये वही सब कुछ लिखा हुआ है। भारत का उत्तरतम बिंदु कौन हो जाएगा, इंदिरा कौल। वहीं भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट। देखिए मैंने आपको लिखाया था ना, भारत शुरू होता है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से। तो ये जो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश था, ये मुख्य भूमि का था। जबकि यदि भारत का अक्षांश देख लिया जाए तो इंदिरा पॉइंट जो है वो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। कौन से अक्षांश पर, तो उत्तरी अक्षांश पर स्थित है इंदिरा पॉइंट, जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है। जबकि मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, कैप कैमोरिन या कन्याकुमारी। वहीं पश्चिमतम बिंदु कौन सा हो जाएगा, गौर माता या जिसे हम गौर माता भी कहते हैं। और पूर्वोत्तम बिंदु कौन सा हो जाएगा, किबुथु, जो कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है तवांग जिला, अरुणाचल प्रदेश। आंध्र प्रदेश मत कर दीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश। वहीं आपसे दोस्तों लंबाई पूछी जा सकती है। लंबाई आपसे पूछी जा सकती है कि उत्तर से दक्षिण तक भारत की लंबाई कितनी है, या पूर्व से पश्चिम तक भारत की चौड़ाई कितनी है। तो जब भी आपसे लंबाई पूछे तो 3 2 1 4, 1 2 3 4 याद हो जाएगा, 1 2 3 4। तो 3 2 1 4 किलोमीटर ये उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई है। वहीं चौड़ाई की बात करें तो 2 9 3 3, 3 3 9, 3 3 9 और 2, तो 2 9 3 3 किलोमीटर ये क्या है, ये है दोस्तों चौड़ाई। तो 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई है, जबकि 2933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम भारत की क्या है, चौड़ाई है। अच्छा, भारत का वह बिंदु जहां सर्वप्रथम सूर्योदय या सूर्यास्त होता है। तो एक बात बताइए, सब सूर्योदय होता किस दिशा में, पूर्व की दिशा में। तो जो भारत का सबसे पूर्वोत्तम बिंदु होगा वहीं सबसे पहले सूर्य उगेगा। और भारत का सबसे पूर्वोत्तम बिंदु कौन सा है, किबुथु, किबुथु, जो कि तवांग जिले अरुणाचल प्रदेश में है। 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर ये स्थित है। वहीं सबसे पहले सूर्योदय होगा। और जहां सूर्योदय सबसे पहले होगा, सूर्यास्त भी तो सबसे पहले वहीं होगा भाई। जहां सूर्य जल्दी उगेगा तो सूर्यास्त जल्दी होगा, सूरज देर से उगेगा तो सूर्यास्त भी देर से ही होगा। बात हो रही है समय टाइम जोन के हिसाब से, सर्दी गर्मी के हिसाब से नहीं। तो किबुथु में सबसे पहले सूर्योदय होता है और सबसे पहले ही वहां पर होता है सूर्यास्त। सबसे अंत में सूर्योदय कहाँ होगा, तो जो पश्चिम उत्तर बिंदु है, सबसे पश्चिमतम बिंदु है, यानी गौर माता या गौहर माता जिसे कहते हैं, वहां पर सबसे अंत में सूर्योदय होगा और सबसे अंत में ही वहां पर सूर्यास्त भी होगा। चलिए, भारत के पूर्वोत्तम एवं पश्चिमतम बिंदु पर सूर्योदय एवं सूर्यास्त में कितना अंतर है। देखिए,
बात करें इस गौर माता गुजरात की या इस किबुथु अरुणाचल प्रदेश की, घड़ी में तो दोनों ही जगह समय एक ही दे रखा होगा, यानी सुबह के 8 यदि इस गौर माता पर बज रहे हैं तो सुबह के ही 8 किबुथु में भी बजेंगे, क्योंकि भारत में एक ही टाइम जोन एक्सेप्ट किया गया है। पर यदि हम प्राकृतिक रूप से बात करें तो लगभग 2 घंटे का अंतर है भारत के पश्चिमतम बिंदु में और जो है पूर्वोत्तम बिंदु में, लगभग 2 घंटे। एग्जैक्ट आंकड़ा यदि आपसे पूछ लिया जाए तो 1 घंटा 57 मिनट 12 सेकंड, 1 घंटा 57 मिनट 12 सेकंड। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे टुकड़ों में टाइम पूछ लिया जाए तो 1 घंटा 57 मिनट 12 सेकंड, यानी लगभग 2 घंटे का डिफरेंस है गुजरात में स्थित भारत के पश्चिमतम बिंदु में और अरुणाचल प्रदेश में स्थित भारत के पूर्वोत्तम बिंदु में। कितना अंतर है? तो 2 घंटे का अंतर है। चलिए बात करें जलीय सीमा बनाने वाले राज्यों की, तो भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं? यदि ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा, भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं। 9 राज्य भारत के जलीय सीमा बनाते हैं, वहीं 4 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं भारत के जो जलीय सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। देखिए ऐसे ही याद रखिएगा, यदि आपको मैप याद है, भारत का मैप आपको रटा हुआ है, तो आप आराम से प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं भारत एक परिचय में। गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र आता है, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक और केरल। ये पश्चिमी तट पर स्थित राज्य हैं, पश्चिमी तट पर स्थित भारतीय राज्य हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं। वहीं पूर्वी तट पर कौन कौन से राज्य स्थित हैं? तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये पूर्वी तट पर हैं। यानी 5 आपके पश्चिमी तट पर हैं और 4 आपके पूर्वी तट पर हैं। टोटल 9 राज्य ऐसे हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं। वहीं 4 यूनियन टेरिटरी भी हैं दोस्तों जो जलीय सीमा बनाती है। अगर आपसे पूछ ले वो यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी हैं, तो एक हो जाएगी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, एक लक्षद्वीप समूह, एक पांडिचेरी और दमन एंड द्वीप। अब हालांकि अब तो दमन एंड द्वीप तथा दादर एंड नगर हवेली हो गया है पूरा, वो ठीक है, पर अभी हम देखें कि जलीय सीमा बनाने वाले कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, पांडिचेरी और दमन एंड द्वीप। इसके अलावा राज्य कौन कौन से थे? तो राज्य थे आपके गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। दोस्तों ऐसे ही आपके माइंड में भारत का नक्शा, भारत का मैप बैठा होना चाहिए, तो आप प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। देखिए सर्वाधिक जलीय सीमा, तो हम हमेशा पढ़ते हैं सर्वाधिक जलीय सीमा गुजरात राज्य बनाता है, सर्वाधिक जलीय सीमा गुजरात राज्य बनाता है, रट लेते हैं, लेकिन ठीक है राज्य ही बनाता है। अगर मैं पूछूं सर्वाधिक जलीय सीमा वाला राज्य कौन सा है, तो प्रश्न का उत्तर गुजरात ही है। पर गुजरात से भी ज्यादा लंबी जलीय सीमा बनाता है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, पर वो एक राज्य नहीं, एक यूनियन टेरिटरी है। तो जनरल पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा जलीय सीमा किसकी है, तो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह की। पर यदि राज्यों में पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा जलीय सीमा वाला राज्य कौन सा है, तो ऐसी स्थिति में प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गुजरात। देखिए सर्वाधिक पूर्णतः जलीय सीमा वाला राज्य, इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि सर्वाधिक जलीय सीमा वाला राज्य गुजरात है, लेकिन गुजरात जलीय सीमा के अलावा स्थलीय सीमा भी तो बनाता है पाकिस्तान के साथ में। लेकिन एक ऐसा राज्य जो केवल जलीय सीमा बनाता हो और सर्वाधिक जलीय सीमा हो, तो देखिए गुजरात के बाद किसका नंबर आता है? गुजरात के बाद आता है आंध्र प्रदेश का, यानी दूसरे नंबर पर सर्वाधिक जलीय सीमा वाला राज्य आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, यानी पूर्णतः जलीय सीमा वाला राज्य है आंध्र प्रदेश, दूसरे नंबर पर है। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ये आंकड़े आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इनको आप छोड़ दीजिए, ये वैसे भी डाउट में होते हैं, ठीक है।
न्यूनतम जलीय सीमा किसकी है? तो न्यूनतम जलीय सीमा है दमन एंड द्वीप की, और राज्यों में पूछ लिया जाए तो गोवा, यानी सबसे ज्यादा अंडमान एंड निकोबार की राज्यों में गुजरात, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश, सबसे कम है दमन एंड द्वीप की, पर राज्यों में यदि पूछा जाए सबसे कम किसकी है तो सबसे कम है गोवा की। चलिए, लेकिन आजकल पेपर का पैटर्न क्या होता है, सबसे ज्यादा नहीं कोई सा भी दे देंगे कि आपको दे देंगे इनमें से बताइए सबसे ज्यादा जलीय सीमा किसकी है, ऑप्शन दे देंगे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, तो प्रश्न का उत्तर तमिलनाडु हो जाएगा। ऑप्शन दे देंगे महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल, गोवा, तो प्रश्न का उत्तर महाराष्ट्र हो जाएगा। न्यूनतम पूछ रहा है, ऑप्शन दे दिया आंध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तो न्यूनतम पश्चिम बंगाल की हो जाएगी। तो एक बार आप ये पूरा अवरोही क्रम याद रखिएगा दोस्तों, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और गोवा। इसीलिए मैं कहता हूं मैप को माइंड में बिठा लीजिए, यदि मैप माइंड में बैठा है ना तो इस प्रश्न का उत्तर आप दे पाएंगे। देखिए, सबसे पहले गुजरात, तो यहां पर गुजरात, फिर आप इधर आइए, इधर आप ऊपर देखिए आंध्र प्रदेश है और नीचे आपका क्या है, तमिलनाडु है, तो इसका मतलब यहां पर सबसे ऊपर गुजरात के बाद महाराष्ट्र है और नीचे केरल है। ये ट्रिक होती है दोस्तों, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक है, महाराष्ट्र और केरल, दो इधर से उठाए तो दो इधर से उठाए, फिर इधर उड़ीसा नीचे की तरफ, फिर एक इधर से उठाएंगे तो कर्नाटक, उड़ीसा, कर्नाटक, अब रह गया इधर पश्चिम बंगाल, और इधर कौन सा रह गया, इधर रह गया आपका गोवा। तो पश्चिम बंगाल और गोवा, हालांकि ये कोई ट्रिक नहीं है, थोड़ा सा मेहनत करेंगे, बार बार इस तरीके से अध्ययन करेंगे तो याद हो जाएगी, अदरवाइज डायरेक्ट याद कर सकते तो डायरेक्ट याद कर लीजिए, पर इसको जरूर याद कीजिएगा। जलीय सीमा के आधार पर अवरोही क्रम कौन सा है, तो गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और गोवा। वहीं यूनियन टेरिटरीज में देखी जाए तो सबसे ज्यादा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है, उसके बाद लक्षद्वीप का नंबर आता है, फिर पांडिचेरी का, और फिर दमन एंड दीव का नंबर आता है। तो इन फैक्ट्स को आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, बात करें जलीय सीमा की, तो मुख्य भूमि की जलीय सीमा कितनी है, तो मुख्य भूमि की जलीय सीमा है 6100 किलोमीटर। मुख्य भूमि की स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर, जबकि जलीय सीमा है 6100 किलोमीटर। अब देखिए, ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं सिर्फ। अगर मैं पूछूं पूरी मुख्य भूमि की पूरी सीमा कितनी है, तो मैं इसी 15,200 किलोमीटर में यदि 6100 जोड़ दूंगा तो मुझे उत्तर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, 21,300 किलोमीटर पूरी मुख्य भूमि की सीमा है, जिसमें से जलीय सीमा 6100 किलोमीटर है और स्थलीय सीमा कितनी है, 15,200 किलोमीटर। द्वीपों सहित जलीय सीमा कितनी है, तो 7516.6 किलोमीटर। तो केवल द्वीपों की सीमा अगर आपसे पूछ ले तो इस 7516.6 किलोमीटर में से ये 6100 किलोमीटर घटा दीजिएगा, आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप की जलीय सीमा मिल जाएगी, यानी द्वीपों की सीमा आपको मिल जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, मुख्य भूमि की जलीय सीमा 6100 किलोमीटर, द्वीपों सहित भारत की जलीय सीमा 7516.6 किलोमीटर, और भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, 15,200 किलोमीटर। बात करें जलीय सीमा के प्रकारों की, तो 3 प्रकार से बांटा जाता है इनको दोस्तों। सबसे पहले तो प्रादेशिक सीमा कितनी, तो हम कहते हैं ना भारत का समुद्री विस्तार 12 नॉटिकल माइल तक है, तो यही प्रादेशिक सीमा होती है, यानी तट से 12 नॉटिकल माइल तक की जो दूरी है वह भारत की प्रादेशिक सीमा कहलाती है। यहाँ पर भारत का पूर्ण अधिकार होता है हर प्रकार के मामले पर, वह मामला चाहे आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो या सामाजिक हो, संपूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। ये भारत का ही पूरी तरीके से भारत का ही क्षेत्र माना जाता है, 12 नॉटिकल माइल तक का हिस्सा। जबकि बात करें संलग्न सीमा की, तो ये तट से 24 नॉटिकल माइल तक, यानी प्रादेशिक सीमा से 12 नॉटिकल माइल, क्योंकि 12 नॉटिकल माइल तक तो प्रादेशिक सीमा है और टोटल 24 नॉटिकल माइल तक संलग्न सीमा है। तो संलग्न सीमा कहां से शुरू हुई होगी, सीधी सी बात है 12 नॉटिकल माइल से शुरू हुई होगी ना,
तो 12 ही नॉटिकल माइल की संलग्न सीमा भी है, यानी कुल 24 नॉटिकल माइल तक। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर राजनीतिक अधिकार छीन लिए जाते हैं, केवल सामाजिक और आर्थिक अधिकार ही बचते हैं देश के पास में। यानी 12 नॉटिकल माइल तक उसके संपूर्ण अधिकार हैं, चाहे वे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक हो। जबकि संलग्न सीमा जो 24 नॉटिकल माइल तक है, यहाँ केवल भारत को सामाजिक और आर्थिक अधिकार प्राप्त होते हैं, राजनीतिक नहीं। वहीं आर्थिक अनन्य क्षेत्र की हम बात करें तो ये 200 नॉटिकल माइल तक है, यानी कि 200 में से 24 आप घटा दीजिए तो 176 नॉटिकल माइल तक की दूरी आर्थिक अनन्य क्षेत्र कहलाती है। और यहाँ सामाजिक अधिकार भी छीन लिए जाते हैं, केवल आर्थिक अधिकार रह जाते हैं। यानी प्रादेशिक सीमा 12 नॉटिकल माइल तक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर प्रकार का अधिकार, जबकि संलग्न सीमा 24 नॉटिकल माइल तक और राजनीतिक अधिकार छीन लिए जाते हैं। और आर्थिक अनन्य क्षेत्र 200 नॉटिकल माइल तक है, और लेकिन केवल आर्थिक अधिकार ही रह जाते हैं, राजनीतिक और सामाजिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं। चलिए अब आते हैं दोस्तों कर्क रेखा से जुड़े हुए प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही बनता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के, ये 7 गलत लिखा हुआ है दोस्तों, 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। और 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो दोस्तों कई ट्रिक आपको मिलती होंगी, जैसे मगरमच्छ झपटा, मित्र पर गमछा झाड़, तो ये सारी ट्रिक्स मिलती हैं। लेकिन इस ट्रिक से काम चलना नहीं है दोस्तों आपका। क्यों नहीं चलना? क्योंकि नाम तो आप बता दोगे सारे के सारे, लेकिन वो नाम क्रम से नहीं होंगे। यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व लगाने के लिए, तो आप लगा नहीं पाएंगे। क्यों? हाँ, मैप अगर आपको माइंड में बैठा हुआ है तब की बात नहीं कर रहा, पर जनरल टर्म में आप उत्तर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उन ट्रिक में लाइन से या सीक्वेंस से ये स्टेट नहीं दिए हैं। इसकी बजाय ये ट्रिक के रूप में आप ये मंत्र पढ़ लीजिए, रोज नहाते टाइम पढ़ लेना, गुरुम छजा पवित्रम, गुरुम छजा पवित्रम, गुरुम छजा पवित्रम। और अब आपको पश्चिम से पूर्व के दिशा में ये देश मिल जाएंगे जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। सबसे पहले आता है गुजरात, गु से गुजरात, रू से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, जा से झारखंड, झा कर लो, पवी से पश्चिम बंगाल, त्र से त्रिपुरा और म से मिजोरम। यानी गुरुम छजा पवित्रम। कर्क रेखा सर्वाधिक किस राज्य से गुजरती है भारत के? तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। न्यूनतम किस राज्य से गुजरती है? तो उत्तर हो जाएगा राजस्थान। तो न्यूनतम राजस्थान से और सर्वाधिक मध्य प्रदेश से गुजरती है। अब दोस्तों इन 8 राज्यों की राजधानी भी होगी। तो बात करें कि कर्क रेखा से सबसे निकटतम राजधानी कौन सी पड़ती है, तो वो पड़ती है झारखंड की रांची। तो कर्क रेखा के सबसे निकटतम राजधानी कौन सी स्थित है? तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रांची। चलिए मानक समय रेखा की बात करते हैं। मानक समय रेखा यानी 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ये पूर्वी देशांतर जरूर लिखिए, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर। इसे भारत की मानक समय रेखा कहते हैं। और ये कितने राज्यों से गुजरती है? ये गुजरती है दोस्तों 5 राज्यों से। और इसकी भी ट्रिक है, यूपी में छग्गू उड़ा आंधी से। यूपी से उत्तर प्रदेश, में से मध्य प्रदेश, छग्गू से छत्तीसगढ़, उड़ा से उड़ीसा और आंधी से आंध्र प्रदेश। यूपी में छग्गू उड़ा आंधी से। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यानी मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है, जबकि कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, यही थे ना, पूरे लिखाए थे आपको 8 के 8 राज्य। तो बात करें, ये कर्क रेखा हो गई जो 8 राज्यों से गुजर रही है।
ये मानक समय रेखा हो गई जो 5 राज्यों से गुजर रही है, और ये एक दूसरे को कहीं ना कहीं तो काटेंगे। तो प्रश्न यही बनता है कि कहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं। तो राज्य पूछ लिया जाए तो राज्य हो जाएगा दोस्तों कौन सा, छत्तीसगढ़। यानी ये दोनों मानक समय रेखा और कर्क रेखा भारत पे एक दूसरे को किस राज्य में काटते हैं, तो छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में। बात करें भारत की जो मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री, इसका निर्धारण कहाँ से किया गया है, तो प्रयागराज के नैनी गांव से इसका निर्धारण किया गया है। हालांकि कुछ पुस्तकों में आपको मिर्जापुर भी मिल जाएगा, पर सही है क्या, प्रयागराज के नैनी गांव में जो है नैनी गांव से भारत की मानक समय रेखा का निर्धारण किया गया है। क्यों किया गया यहाँ से दोस्तों, एक ही टाइम जोन रखना था, तो लगभग आधे पर ये 82.5 डिग्री पड़ता है, और 82.5 डिग्री से हमने भारत का मानक समय मापन कर लिया। और ये 82.5 डिग्री कहाँ पर है, तो ये प्रयागराज के नैनी गांव में स्थित है। चलिए, भारत का मानक समय विश्व के मानक समय से कितना आगे है, तो 5.5 घंटे आगे है। देखिए 0 डिग्री है मानक समय रेखा, 0 डिग्री, और भारत की मानक समय रेखा ये विश्व की है, और भारत की मानक समय रेखा कितनी है, 82.5 डिग्री। और ध्यान रखिएगा 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट, तो 15 डिग्री बराबर कितने हुए, 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा। तो 75 डिग्री बराबर कितने हुए, 5 घंटे। तो 82.5 डिग्री में से 75 अगर आप घटा देंगे तो 7.5 डिग्री आएगा, और 7.5 डिग्री में से 60 डिग्री, 1 डिग्री का 4 मिनट होता है, तो 7 डिग्री का कितना हो गया, 28 मिनट, और आधे डिग्री का हो गया 2 मिनट, यानी कि ये हो गया आपका पूरा 30 मिनट। 5 घंटे 30 मिनट का डिफरेंस है। अब पश्चिम और पूर्व में हमेशा पूर्व की तरफ समय बढ़ता है और पश्चिम की तरफ समय घटता है। तो हम पूर्व की तरफ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो समय आगे होगा, यानी 5 घंटे 30 मिनट आगे है भारत का मानक समय विश्व के मानक समय से। यानी अगर विश्व के मानक समय पर रेखा पर यदि 12 बज रहे हैं रात के, तो भारत में कितने बजेंगे, भारत में बजेंगे सुबह के 5:30 बजे। ठीक है, और भारत की मानक समय रेखा और कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को कहाँ काटती हैं, तो छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में। ठीक है, जिले को आपको याद करने की जरूरत है, स्टेट आप याद रखिएगा छत्तीसगढ़। तो दोस्तों ये था भारत का सामान्य परिचय। इसमें अभी मैंने बात नहीं करी है सीमाओं की, क्षेत्रीय सीमाओं की, जिसमें कि सबसे ज्यादा सीमा किस देश के साथ बनती है, कौन सा देश किस राज्य के साथ बनाता है, ये हम सेकंड पार्ट में लेकर के आएंगे वीडियो लेक्चर के। अभी हम कुछ विविध पॉइंट्स को देख लेते हैं जो पूछे जाते हैं। एक तो यही है कि भारत किसका भाग था, तो भारत था जम्मू द्वीप का भाग, और जम्मू द्वीप का दक्षिणी भाग जो है वो भारत था। वर्तमान में भारत की आकृति कैसी है, तो भारत की आकृति है चतुष्कोणीय। कैसी आकृति है, तो चतुष्कोणीय आकृति है, ऐसे कुछ है। ठीक है ना, अगर आप भारत को देखें, मेरे को आती नहीं ड्राइंग बनाना, लेकिन कुछ कुछ ऐसे करके भारत निकलेगा। तो चतुष्कोणीय आकृति है भारत की। इसे मिटा देते हैं ताकि कोई मजाक ना उड़ाए मेरा। तो भारत की आकृति कैसी है, भारत की आकृति है चतुष्कोणीय, जम्बू द्वीप का दक्षिणी भाग था। और भारत कितने डिग्री अक्षांश से दक्षिण की ओर संकरा होता जाता है, प्रश्न पूछ ले, तो उत्तर हो जाएगा 22 डिग्री। कितना, 22 डिग्री। यानी देखिए आप देखेंगे भारत नीचे प्रायद्वीपीय भारत सिकुड़ रहा है कि नहीं सिकुड़ रहा, देखिए गैप कम होता जा रहा है ना। तो 22 डिग्री से ये जो है संकरापन आना प्रारंभ हो जाता है, यानी 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से भारत दक्षिण की ओर संकरा होता चला जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान, और सबसे छोटा कौन सा है, गोवा। आसान सा प्रश्न है। वहीं बात करें जनसंख्या की दृष्टि से, तो सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है, उत्तर प्रदेश की, जबकि सबसे कम जनसंख्या कितनी है, सिक्किम की। एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का औसत समुद्र तल का मापन किस तट से किया जाता है, तो चेन्नई के तट से किया जाता है दोस्तों।
भारत का, जब आप स्टेशन पे जाते हैं, आप अपने शहर के स्टेशन पे एक बोर्ड, जो पीला सा बोर्ड जिस पर नाम लिखा होता है ना, सबसे एंड में प्लेटफॉर्म के लगा होता है, तो वहां पे समुद्र तल से ऊंचाई भी लिखी होती है, 200 मीटर, 205 मीटर, 800 मीटर, 1000 मीटर, 1100 मीटर, 1200 मीटर। तो ये जो हाइट है ये कहाँ से नापी जाती है? तो ये नापी जाती है चेन्नई के तट से। पहले मुंबई के तट से नापी जाती थी, पर वर्तमान में चेन्नई तट से नापी जाती है। तो अगर आपकी किताब में मुंबई ऑप्शन सही कर रखा है तो उसको सही कर लीजिएगा। प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? चेन्नई तट। यानी भारत का औसत समुद्र तल का जो मापन है वो कहाँ से किया जाता है? तो वह किया जाता है दोस्तों चेन्नई के तट से। तो दोस्तों ये था भारत के सामान्य परिचय पर आधारित हमारा पहला वीडियो लेक्चर, जिसमें हमने बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट को कवर किया है और पूरा मैंने आपको एज अ कोचिंग की तरह पढ़ाया। जैसे जो पेड कोचिंग में जैसे लिखाए जाते हैं नोट्स, उसी तरीके से मैंने आपको यहाँ पर नोट्स प्रोवाइड कराने की कोशिश की है। आप इनको पढ़ते रहिए, बार बार इनका रिवीजन कीजिए। आपके जरूर कोई ना कम से कम मतलब 1-2 क्वेश्चन तो इस टॉपिक से पक्के ही जो आपके एग्जाम में फंस जाएंगे। किस्मत बढ़िया रही तो ज्यादा भी फंस सकते हैं। चलिए फिर शीघ्र हम आपके सामने दूसरे वीडियो लेक्चर में हाजिर होते हैं। जब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।